जैसा कि पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इस बात को कि ब्रिटिशर्स अपने आप को नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको नॉर्थ इंडिया में रिसोर्सेज यानी स्रोत ज़्यादा उपलब्ध हो रहे थे। उनको वहाँ पे शोरा की संभावनाएं थी, उनको नील की काफ़ी संभावनाएं थी। वहाँ टेक्सटाइल यानी कपड़ा भी उनको बहुत आसानी से मिल जाता था, और बंगाल में बने कपड़ों का की डिमांड इंग्लैंड में दीवानगी की हद तक थी। तो इसलिए वो अपने आप को नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय उनके लिए ये था कि मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल बादशाहों द्वारा लगातार उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा था। और औरंगज़ेब के समय में तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल एकदम समंदर के किनारे ही धकेल दिया गया था, और उन्हें औरंगज़ेब के सामने 1688 में नतमस्तक होकर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी अपनी हरकतों की वजह से। तो अंग्रेज़ों ने ये देखा कि जब वो नॉर्थ में अपने आप को फैला नहीं पा रहे हैं तो वो साउथ पे ध्यान दें, क्योंकि साउथ में भी तंजौर और आरकाट के कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। वहाँ एक छीटीदार कपड़े मिलते थे जो कि काफ़ी जो है इंग्लैंड में पसंद किए जाते थे। अच्छा, साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया से भी जो है व्यापार होता था, और उस व्यापार के थ्रू नॉर्थ इंडिया से सामान साउथ इंडिया आता था, और साउथ इंडिया से अंग्रेज आसानी से खरीद सकते थे। बस थोड़ा सा उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को साउथ में जो है फैलाने की कोशिश की, और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इसमें उन्होंने सबसे पहले अपना शिकार बनाया छोटे छोटे राज्यों का। तो एक बार आज जो है हम चर्चा करेंगे कर्नाटक वॉर्स की, क्योंकि कर्नाटक वॉर्स ने ये डिसाइड कर दिया कि इंग्लैंड और फ्रेंच में कौन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है भारत पे रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। नमस्कार, मैं आर मैक्सवेल और आप मेरे साथ हैं मैक्सवेल स्टडी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक वॉर्स की, और कर्नाटक वॉर्स में सबसे पहले हमें डेमोग्राफी जानना पड़ेगा। ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं 1, 2 और 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि कर्नाटक वॉर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, और इसमें डिप्लोमेसी यानी कूटनीति जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जा गई थी। इसमें अंग्रेज़ों ने ये साबित कर दिया था, अंग्रेज़ों ने भी और फ्रांसीसियों ने भी, कि लड़ाई सिर्फ ताकत के दम पर नहीं लड़ी जाती, लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है कूटनीति से भी। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफी समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय भौगोलिक परिस्थिति क्या थी, कौन कौन से राज्य थे और उनका आपस में क्या इंटरेस्ट था। मैंने आपकी सुविधा के लिए नक्शा बना रखा है भारतीय प्रायद्वीप का। ये दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में दो पावर्स बहुत ज़्यादा थीं, एक मराठास और एक निज़ाम। निज़ाम एक राज्य था जिसकी स्थापना जो है आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क ने किया था, और ये मुग़ल सल्तनत से अपने आप को अलग करके उन्होंने राज्य को स्थापित किया था। मराठास किसी से छुपा नहीं है, शिवाजी ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। बहुत पावरफुल स्टेट था और बहुत लड़ाका थे। दे आर वेरी गुड वॉरियर्स। अब हम थोड़ा साउथ में आ जाते हैं, थोड़ा और साउथ में। तो ये मैसूर है, टीपू सुल्तान और हैदर अली यहीं से जो है बिलोंग करते हैं। इनकी भी स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब एंग्लो मैसूर वॉर होता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो अगर राज्य था उस वक्त, तो वो था अर्काट। अर्काट को ही जो है कर्नाटक कहते हैं, और इसी को कोरोमंडल कहते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक का मतलब कोई कर्नाटक राज्य नहीं है, क्योंकि कर्नाटक राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं था। भारत के ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट में दक्षिणी हिस्से को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और कोरोमंडल में जो है फ्रांसीसियों के अपभ्रंश के कारण उसको कर्नाटिक वर्ड दिया गया, क्योंकि वो कोरोमंडल एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो इसी तट को कर्नाटिक बोला गया, और इस राज्य को जो है कर्नाटिक कहा गया, और इसकी जो राजधानी थी वो अर्काट थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो शासन करता था वो नवाब था, अनवरुद्दीन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये कर्नाटिक स्टेट हो गया, यहाँ मैसूर हो गया, त्रावणकोर हो गया, और बेन्नूर हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कर्नाटिक, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों के ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, और दोनों की ही फैक्ट्रियाँ स्टैब्लिश थी। जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो मैड्रास में थी, और फ्रांच लोगों की जो फैक्ट्री थी वो पौंडीचेरी में थी, और नीचे कराईकल में थी। वो ये उड़ीसा का भाग तट जो था, वो जो उत्तरी भाग था, उसके उत्तरी सरकार कहते थे, और ये निज़ामों के अंतर्गत आता था। अब कर्नाटक में क्या था कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नवाब का शासन था, और नवाब का नाम अनवरुद्दीन था, और नवाब के जो संबंध थे वो निज़ामों से थे। तो अंग्रेज इस चीज़ को लेकर के भयभीत हो जाते थे कि कल को कभी भी निज़ाम मुग़लों का ही एक पार्ट थे,
तो ये हम पर जो है हमला कर सकते हैं, या फिर हमें जो है, वैसे भी मुग़ल हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है शक भरी नज़र से देखते थे, संदेह की दृष्टि से देखते थे। और फ्रेंच लोगों को भी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए जो है कर्नाटक के अंदर जाना ज़रूर बहुत ज़रूरी था। और कर्नाटक के अंदर जाने के लिए उनको जो है कर्नाटक के जो नवाब थे उनसे अप्रूवल लेना था। तो इस समय एक बहुत ही अच्छा गवर्नर जो है फ्रांस से जो है इंडिया भारत को भेजा जाता है, और उस गवर्नर का नाम था डुप्ले। डुप्ले एक्चुअली पावरफुल भी था, समझदार भी था, और एक बहुत बढ़िया लीडर था। उसके पिता माफ़ करिएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में महानिदेशक थे। तो डायरेक्टर का बेटा था, इसलिए पावरफुल था। अपने खुद के व्यापार को इस्टेब्लिश किया है, उसने व्यक्तिगत रूप से भी व्यापार भारत में किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी माला माल हो गया, और पैसा भी था, पावर भी था। तो और वो बहुत अच्छा लीडर था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो है सरकारी कंपनी होती थी। तो डुप्ले ने क्या किया कि सबसे पहले उसने भारत के जितने भी साउथ में नवाब हुआ करते थे उनके साथ बैठकी शुरू कर दी, उनके साथ बैठना उठना शुरू कर दिया, दरबार में बैठता था। तो उसने ये देखा कि दरबार में, यानी कि इनकी फैमिली में आपस में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशंस चल रही हैं, आपस में इनकी बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं गलतफहमियाँ हैं, जिसकी वजह से ये आपस में लड़ते हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई तब शुरू हो जाती है जब इनके यहाँ पर उत्तराधिकारी जो है नियुक्त होता है। ये उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट था। तो उसने सोचा कि जब इनका उत्तराधिकारी का जो वॉर होगा उसमें जो है क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए। ऐसे में इस परिस्थिति में सबसे पहले इंग्लैंड में एक घटना घटती है, माफ़ करिएगा यूरोप में एक घटना घटती है। उसमें एक ऑस्ट्रिया नाम का देश है जिसमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध होना शुरू हो जाता है, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों देश आपस में भिड़ जाते हैं। अब फ्रांस और इंग्लैंड जब आपस में भिड़ जाएंगे तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज थी वहाँ वहाँ ये लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में डुप्ले को पता चलता है कि फ्रांस जो देश है उसका वो ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार की लड़ाई में इंग्लैंड से लड़ रहा है। तो डुप्ले क्या करता है, ये सबसे बेहतरीन डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले इसको पता चल गया कि अगर वहाँ लड़ाई हो रही है तो ज़रूर इंडिया में भी इसकी लड़ाई होगी। तो ये सबसे पहले जो है कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन उनके पास जाता है, और अनवरुद्दीन के पास जाने के बाद वो उनसे कहता है कि देखिए पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, लेकिन आप अपनी ज़मीन पे लड़ाई मत होने दीजिएगा। यानी अगर जो है आपको ऐसा लगे कि जो मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी बैठा हुआ है अगर वो लड़ने के लिए आमादा हो और आपको इस तरह की खबरें मिले तो आप उनको रोक दीजिएगा। तो अनवरुद्दीन ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर ऐसी बात है तो जो है मैं अपनी ज़मीन पर लड़ाई नहीं होने दूँगा। मैं साफ अभी एक फरमान भेज देता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी को कि यहाँ पर किसी तरीके की लड़ाई और खून खराबा ना करें। फिर ये डुप्ले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उस समय, तत्कालिक गवर्नर थे मद्रास के, मॉर्स के पास जाता है और मॉर्स से कहता है कि देखिए पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दो ही काम होते हैं। उस वक्त लड़ाई करना किसी भी कंपनी के लिए बड़ा नुकसानदायक होता था, क्योंकि अगर आप लड़ाई में जीत गए तो आपका रेवेन्यू बढ़ा दिया जाता था कि अब ठीक है आप लड़ाई में जीते हैं, तो अगर आपने कोई क्षेत्र जीता है व्यापार करने के लिए तो आपके रेवेन्यू जो है टारगेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो उनके रेवेन्यू टारगेट्स बढ़ा दिए जाते थे, और अगर वो लड़ाई में हार गए तो फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, और कभी कभी तो ये देखा गया है कि जो है डोमिनेट भी कर दिया जाता था। तो उसने कहा कि देखिए लड़ाई करना यहाँ सही नहीं है, तुम भी व्यापार कर रहे हो और मैं भी व्यापार कर रहा हूँ, तो इसलिए एक काम करते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसे केवल ऑन डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, आप भी शांत रहिएगा और मैं भी शांत रहूँगा। तो डुप्ले ने क्या किया कि डुप्ले ने एक तरफ से अरकाट के जो नवाब थे उनको भी शांत कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे बड़ी ताकत उसको लग रही थी उसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती थी, उसने उसको भी डिप्लोमेसी से शांत करा दिया। उसके बाद उसने एक ख़त लिखा मॉरिशस में, उस वक्त मॉरिशस जो है उपनिवेश था फ्रांस का, और वहाँ पर उस फ्रांसीसी गवर्नर था बॉर्निलो, ये माफ़ करिएगा ये थोड़ा फ्रेंच वर्ड है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी। बॉर्निलो वहाँ पर एक फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने चिट्ठी लिखी और उसने बोला कि एक काम करो तुम सेना लेकर के चले आओ, क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर मुझे सपोर्ट तुम नहीं करोगे तो पौंडीचेरी और कराईकल हाथ से चले जाएंगे। अब उस समय मैंने आपको बताया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, और वहाँ पर कोई भी आदेश लेने के लिए कम से कम फ्रेंच सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसने कहा कि मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, इसमें 2 या 4 महीने 6 महीने बीत सकते हैं, चिट्ठी भेजूँगा चिट्ठी आएगी। तो डुप्ले ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो मेरे पापा बैठे हुए हैं, मैं परमिशन दिलवा दूंगा, लेकिन तुम अभी तुरंत आओ। जब ये नहीं माना तो डुप्ले ने इसको थोड़ा प्रलोभन दिया कि ठीक है थोड़ा बहुत पैसे ले लेना मुझसे,
तुम आ जाओ, यहाँ लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगी तो फिर 2 बड़े हमारे पोर्ट्स हाथ से चले जाएंगे। बॉर्डमेलो वो क्या करता है, अपनी पूरी सेना लेकर के पौंडीचेरी आ जाता है और डुप्ले और बॉर्डमेलो दोनों मिल करके मद्रास पे अटैक कर देते हैं। अब जब मद्रास पे हमला बोल दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, तो अरकाट के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, वो डुप्ले से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तुमने तो बोला था कि लड़ाई नहीं लड़नी है, अब यहाँ तो तुम लड़ाई करके बैठ रहे हो। तो डुप्ले ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, लड़ाई अभी शुरू हुई है और हम लड़ाई जीत जाएंगे, और जैसे ही हम लड़ाई जीत जाएंगे मद्रास आपका हो जाएगा। तो अनवरुद्दीन खुश हो गया कि कोई बात नहीं है, अगर एक बड़ा शहर मुझे मिल रहा है तो इससे और कोई जो है बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है मद्रास के नीचे ये तंजौर एक जो है छोटा सा स्टेट था। यहाँ पर जब शिवाजी ने हमला किया था तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट जो है स्टेट पे अपने जो शासकों को बिठा दिया था। तो यहाँ पर मराठों का इन्फ्लुएंस था, यानी यहाँ पर डायरेक्ट जो है पेशवा इन्फ्लुएंस था, यानी पेशवा का हस्तक्षेप होता रहता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने तंजौर को जो है हथियाने की कोशिश बहुत बाद में की, क्योंकि उनको पता था कि अगर वहाँ पर ये हस्तक्षेप करेंगे तो मराठा डायरेक्ट जो है अपना हस्तक्षेप शुरू कर देंगे और फिर इनके लिए परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। अंग्रेज़ों ने मराठों को बहुत आखिर में जो है उनके ऊपर कूटनीतिक जो है हमले किए, उसके बाद फिर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हिंदुस्तान में उनको सबसे बड़ा चुनौती कहीं कोई दे सकता है तो वो सिर्फ मराठे थे। तो हम कंटिन्यू थे अपने कर्नाटिक वॉर्स के फर्स्ट फेज़ में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मद्रास में वॉर होती है और मद्रास का पूरा पोर्ट फ्रांसीसियों ने हथिया लिया। बहुत बुरी हार होती है मॉर्स की, और मॉर्स जो है क्लाइव के पास जाता है। उस वक्त क्लाइव जो है ये पहले क्लर्क बन के आया था, लेकिन ये फिर लास्ट में गवर्नर जनरल बन गया। तो क्लाइव एक बहुत बड़ा कूटनीतिक था। क्लाइव कर्नाटिक वॉर से ही फेमस हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो क्लाइव के पास जाता है और कहता है कि जो है हम हार गए हैं और मद्रास हमारे हाथ से चला गया है। तो क्लाइव कहता है कोई बात नहीं, तुम बॉर्डर लोगों को क्या करो कि कुछ प्रलोभन दे दो। जब तुम बॉर्डर लोगों को कुछ प्रलोभन दोगे तो बॉर्डर लोग वो प्रलोभन लेकर के वापस चला जाएगा और फिर से ये कमज़ोर हो जाएगा डुप्ले, क्योंकि फ्रेंच जैसा कि मैं बताया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी होती थी। उसमें कभी कभी युद्ध के तत्काल निर्णय जो है गवर्नर तुरंत लेता था, क्योंकि 6 महीने का आदेश आते आते तो पता चला कि यहाँ पर उनकी गर्दन पे छुरी फिर गई। तो इसलिए जो है वो कभी कभी खुद के ही ऑन रिस्क पे लड़ाइयाँ लड़ लेते थे और उसका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता था। तो क्लाइव इस चीज़ को अच्छी तरह जानता था कि बॉर्डर लोग जो है ऑन रिस्क पे यहाँ आया हुआ। तो मोर्स क्या करता है कि उसको प्रलोभन देता है, मेरे ख्याल से 4,000 कुछ सोने के सिक्के उसको दिए गए थे। तो वो ये ले करके वापस चला जाता है मॉरिशस, और फिर से डुप्ले जो है वो अकेला हो जाता है और फिर से वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच समझौता हो जाता है। एक्स लॉ शॉपेल की जो संधि थी वो 1748 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होती है, और दोनों ही जो है देश आपस में बैठ के एक्स लॉ शॉपेल में ये संधि करते हैं और वो ये डिसीजन लेते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मद्रास आप ले लो जहाँ पर इंडिया में, और अमेरिका में जो है लुइसबर्ग आप हमें दे दो। तो लुइसबर्ग जो है फ्रांसीसियों को दे दिया गया। जो सेंट लुइस जो अमेरिका में क्षेत्र है वो फ्रांसीसियों को मिल गया, और भारत में जो मद्रास था वो जो है ब्रिटिशर्स को मिल गया, और इसके बाद लड़ाई को शांत कर दिया गया। यहाँ पर डुप्ले ने बहुत खून खराबा किया, बहुत हाई लेवल पे जो है डिप्लोमेसी दिखाई, लेकिन वो सब का सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि मद्रास जो इसने हथियाया था वो वापस अंग्रेजों को मिल गया। अब जब अनवरुद्दीन ने ये देखा कि डुप्ले ने मद्रास देने से उसे मना कर दिया, उसी बीच जब ये संधि हो रही थी तो मद्रास में पूरा जो अधिकार था वो डुप्ले का हुआ था। तो अनवरुद्दीन ने बोला कि ठीक है अब तो मद्रास आप हथियार लिया, अब तो हमें आप दे दीजिए। तो डुप्ले ने उसको मना कर दिया, और जब डुप्ले ने उसको मना किया तो अनवरुद्दीन ने डुप्ले पे हमला कर दिया, और यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट हो गया। डुप्ले ने इतनी विशाल सेना को बहुत आसानी से हरा दिया, क्योंकि फ्रांसीसी जो सेना थी उसके पास अच्छे हथियार थे, अच्छे बारूद थे, और अनुशासित सेना होती थी। नवाब की सेना अनुशासित नहीं होती थी, और ये चीज़ डुप्ले और क्लाइव दोनों को पता चल गई कि साउथ इंडिया में ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनके पास बहुत मजबूत सेना नहीं है, हम इन्हें बहुत आसानी से हरा सकते हैं, और इंटरिम एरियाज़ में यानी अंदर के इलाकों में अपनी इंसर्जेंसी कर सकते हैं, और वहाँ से इनसे मनमाने तरीके से जो है अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रथम कर्नाटिक वॉर था उसका समापन होता है, लेकिन इस वॉर में
दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि नवाब जो छोटे छोटे राज्यों के नवाब हैं या राजा हैं या जो शासक हैं, उनकी सेना कमज़ोर थी, उनके अंदर काफ़ी कलह थी, जिसकी वजह से जो है आसानी से जो है उनको एनेक्स किया जा सकता है। दूसरी चीज़, टुपले एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक पर्सन था, लेकिन जो है अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया और इसका खामियाजा जो है द्वितीय कर्नाटक वॉर में होता है। तो इसी सीरीज़ में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर समाप्त होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि युद्ध कब हुआ था, किस काल में हुआ था, इसका कारण क्या था, कौन सी संधि हुई थी, उसका परिणाम क्या था। ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक वॉर 1746 से 1749 यानी 2 वर्षों तक चला। इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गई। तो इसका मेन कारण ऑस्ट्रिया से स्टार्ट होता है, जो कि यूरोप में एक देश था। उसके बाद एक्स ला शापेल की जो संधि होती है 1748 में, इससे इसका समापन होता है। और इसमें जो सेंट लुइस था, ये परिणाम हुआ कि जो एक्स ला शापेल में जो संधि हुई, इसमें सेंट लुइस अमेरिका में जो प्लेस है, पोर्ट है, वो फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है और मद्रास ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। अरकाट के नवाब और डुप्ले के बीच में जो युद्ध होता है वो अडियाल का युद्ध होता है, और अडियाल के युद्ध को फ्रांसीसी बहुत आसानी से जीत जाते हैं, जिसकी वजह से इनका डोमिनेंस हो जाता है और इनको ये पता चल जाता है कि अरकाट का जो नवाब है बेहद कमज़ोर है और हम चाहें तो आराम से इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस तरह से जो है ब्रिटिश प्रथम कर्नाटक वॉर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम द्वितीय कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक चरम बिंदु साबित होता है जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति का। थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। हैव अ नाइस डे।